सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र ग्रंथ को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथा सरित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में चाणक्य का नाम आता है। बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में भी इनकी कथा बराबर मिलती है। ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना इनका स्वप्न था, जो इन्होंने पूरा किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में ये प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की नीतियों पर चलकर भारतीय साम्राज्य को बर्मा से लेकर ईरान तक फैला दिया था। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य के पिताजी का नाम चणक था, जिससे इनका नाम चाणक्य पड़ा। कौटिल्य वंश के ब्राह्मण होने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा जाता है और इनका असली नाम विष्णुगुप्त था। बहुत से लोगों का यह मानना है कि कुटिल स्वभाव के होने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा जाता होगा। चाणक्य एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि एक उत्तम कोटि के शिक्षक, धर्माचार्य, लेखक और अर्थशास्त्री भी थे। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र, इन दो ग्रंथों की गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। चाणक्य नीति में वर्णित सूत्र का उपयोग आज भी राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में किया जाता है। इनके जन्म की सही तिथि तो ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि ईसा से 375 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। हालांकि विद्वानों में इनके जन्म की तिथि के संबंध में मतभेद है, फिर भी सभी विद्वान ईसा से 371 वर्ष से ईसा से 376 वर्ष पूर्व के बीच में ही इनका जन्म मानते हैं। इनके जन्म स्थान के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान इनका जन्म तक्षशिला का मानते हैं। कुछ विद्वान पाटलिपुत्र में भी इनका जन्म मानते हैं और कई विद्वानों का ये कहना है कि इनका जन्म दक्षिण भारत में कहीं हुआ होगा। हालांकि इनकी प्रमुख कार्यस्थली तक्षशिला ही रही है और यह तक्षशिला के ही निवासी थे। तक्षशिला प्राचीन भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण नगर था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान स्थित रावलपिंडी जिले का एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाणक्य एक महान विद्वान थे और शिक्षक थे। उस समय पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी और वहाँ के शासक थे महानंद, जिन्हें अपनी धन लोलुपता के कारण धनानंद के नाम से ही जाना जाता है। धनानंद एक अत्याचारी शासक था। चाणक्य के पिता चणक ने धनानंद के विरुद्ध स्वर उठाया था, जिसके परिणाम स्वरूप चाणक्य के पिताजी के पूरे परिवार को देश निकाला दे दिया गया था और चाणक्य के पिता की मृत्यु का कारण भी धनानंद ही था। तक्षशिला में चाणक्य अपने अध्यापन के कार्य में व्यस्त थे। उन्हीं दिनों भारत पर यूनानी आक्रमणकारियों के आक्रमण हो रहे थे। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। चाणक्य इस बात से बहुत दुखी थे। वे चाहते थे कि भारतीय राजाओं को मिलकर यूनानी आक्रमणकारियों को दूर भगा देना चाहिए। उस समय सिकंदर का सामना राजा पुरु ने किया था, जिन्हें हम पोरस के नाम से भी जानते हैं। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक का कार्य कर रहे थे। चाणक्य ने तक्षशिला और गांधार के सम्राट आम्भी से सिकंदर का साथ न देने के लिए विनती की, लेकिन आम्भी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था। चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। केवल राजा पुरु ने सिकंदर से युद्ध किया। उन्हीं दिनों मगध का एक मंत्री शक्तार, जिसे शक्ताल भी कहा जाता है, चाणक्य से मिलने आया। दरअसल उस मंत्री ने चाणक्य को एक खेत में चलते हुए देखा, जिसमें चाणक्य खेत में से कांटेदार घास को निकालकर फेंक रहे थे। शक्तार ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो चाणक्य ने कहा कि जो कांटे राह में चलने में मुसीबत पैदा करें, उन्हें हटा देना चाहिए, वही कर रहा हूँ। शक्तार को लगा शायद ये व्यक्ति उनके किसी काम आ सकता है। दरअसल शक्तार मगध के एक मंत्री थे, जो वहाँ के राजा धनानंद की बुरी नीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो चाहते थे कि धनानंद को सबक सिखाया जाए। उन्होंने ही चाणक्य से मगध चलने का आग्रह किया।
उस समय मगध एक अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था और उसके पड़ोसी राज्यों की इस राज्य पर नजर थी, जिसको देखते हुए देश हित की रक्षा के लिए विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य ने मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद से मिलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए धनानंद से सहायता ली जा सकती है। विद्वान चाणक्य पाटलिपुत्र गए और उन्होंने धनानंद की महासभाओं में हिस्सा लेना शुरू किया। पहले तो धनानंद उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक दिन जब चाणक्य ने यूनानी आक्रमणकारियों को बाहर भगाने का प्रश्न उठाया, तब धनानंद की दृष्टि उन पर पड़ी और धनानंद ने चाणक्य से पूछा कि आपका पूर्ण परिचय क्या है। चाणक्य ने उन्हें बताया कि वह एक शिक्षक हैं, राजनीति, औषधि शास्त्र, रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र में वे विशेष योग्यता रखते हैं। राजा धनानंद उनकी यह बात सुनकर हंसने लगा। धनानंद ने चाणक्य का उपहास उड़ाया। दरअसल चाणक्य दिखने में थोड़े कुरूप थे। इसी बात का सहारा लेकर धनानंद ने उनका बहुत उपहास उड़ाया और धनानंद ने कहा कि यह कुरूप व्यक्ति अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है। राजा धनानंद और उसके दरबारियों ने चाणक्य का बहुत बुरी तरह से उपहास उड़ाया। चाणक्य क्रोधी स्वभाव के तो थे ही और उन्हें अपना यह अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। चाणक्य ने क्रोध में अपनी शिखा खोल ली, जिसे हम चोटी कहते हैं, और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं धनानंद और उसके पूरे वंश का नाश नहीं कर देता, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। जैसे ही धनानंद ने चाणक्य की यह प्रतिज्ञा सुनी, वह गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि इस कुरूप व्यक्ति को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। लेकिन चाणक्य वहां से भाग निकले। उधर सिकंदर और राजा पुरु के बीच में युद्ध तो हुआ, लेकिन इस युद्ध से सिकंदर के हृदय में एक भारी परिवर्तन आया और वह अपनी विश्व विजय की इच्छा को छोड़कर वापस यूनान लौटने लगा। लेकिन लौटते समय उसने अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने सेनापति सेल्यूकस को सौंप दिया। इधर चाणक्य धनानंद के राज्य से निकलने में कामयाब हुए और वह एक जंगल में चले गए। उन्हें गूढ़ विद्या आती थी, जिसके चलते वह एक स्वर्ण मुद्रा को 8 सोने की मुद्राओं में बदल सकते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग करके करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं बनाई और इस धन को उन्होंने छुपा कर रख दिया। और अब उन्हें तलाश थी एक ऐसे युवक की जिसके अंदर राजकीय रक्त बहता हो, नेतृत्व की क्षमता हो और धनानंद के कुल का विनाश करने में वह उनकी सहायता कर सकता हो। एक दिन उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर बालक बाकी सारे बच्चों का नेतृत्व कर रहा है। वह बालक ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था और अपने आप को राजा कह रहा था और बाकी बच्चों के झगड़ों का निपटारा कर रहा था। चाणक्य कई दिनों तक इस बालक को छुप छुप कर देखते रहे। उन्होंने देखा कि यह बालक हर चीज में नेतृत्व करता है और इसके अंदर जन्मजात नेतृत्व की क्षमता है। वे समझ गए कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है और यही बालक थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त राजकुल से ही संबंध रखते थे। इनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी और इनकी माता ने इनको बहुत कष्ट सहकर जन्म दिया था और कहा जाता है कि वहीं जंगल में एक शिकारी ने ही इनका लालन पालन किया था। चाणक्य ने उस शिकारी से इस बालक को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा बताया जाता है, जिनके कारण इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। अब चाणक्य को चंद्रगुप्त के अंदर भारत का भविष्य नजर आने लगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कड़ा अभ्यास करवाया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया। वेद शास्त्रों से लेकर युद्ध की संपूर्ण कलाओं का ज्ञान चाणक्य ने चंद्रगुप्त को करवाया। 8 बरस बीत गए। चंद्रगुप्त अब एक खूबसूरत नौजवान में बदल गए थे। चाणक्य चंद्रगुप्त से जिस चीज की अपेक्षा करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य उससे भी कहीं आगे निकल गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षता देखकर चाणक्य बहुत प्रसन्न होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिकंदर वापस लौट गए थे, लेकिन सेल्यूकस को अपने जीते हुए प्रदेशों की देखभाल का कार्य सौंप गए थे। सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना। एक बार हेलेना ने चंद्रगुप्त मौर्य को तलवारबाजी और घुड़सवारी का अभ्यास करते हुए देखा और वह इस युवक को देखकर ही उस पर मोहित हो गई। अब समय आ गया था कि चाणक्य को धनानंद को सबक सिखाना था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भावी राजा के रूप में तैयार तो कर ही लिया था और अपनी छुपाई हुई धनराशि से उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने धनानंद का नाश कर दिया। धनानंद और उनके पुत्र मारे गए। कहा जाता है कि इनकी हत्याओं में चाणक्य ने विष कन्याओं का भी सहारा लिया था। चाणक्य साम्राज्य की रक्षा के लिए
किसी भी प्रकार का साधन अपनाने के पक्षधर थे। चाणक्य का सपना पूरा हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य बने मगध के शासक। लेकिन चाणक्य का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। उनके हृदय में एक विशाल अखंड भारत का स्वप्न था जो उन्हें पूरा करना था, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उन्होंने अपना सपना पूरा भी किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाहुबल और चाणक्य की नीतियों के चलते भारत का साम्राज्य बर्मा से लेकर ईरान तक फैल गया। इसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य का सामना सेल्यूकस से भी हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनाओं को भारत से खदेड़कर बाहर निकाल दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से समझौता चाहा और समझौते का परिणाम हुआ राजकुमारी हेलेना और सम्राट चंद्रगुप्त का विवाह। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के इस विवाह से प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी से हो जाने के कारण भारत को व्यापारिक दृष्टि से भी विदेशों में काफी सफलता मिलेगी। चाणक्य को हमेशा इस बात का आभास रहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्राणों को शत्रुओं से हमेशा भय बना रहता है, इसलिए वह चंद्रगुप्त मौर्य की हर एक चीज पर ध्यान दिया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को वो खाने में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा विष दिया करते थे, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर में विष इतना हो जाए कि किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव उन पर ना हो, और यदि कोई विष कन्या का प्रयोग भी करे तो विष कन्या के कारण भी चंद्रगुप्त की मृत्यु ना हो सके। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नया महल बनवाया। चाणक्य उस महल का निरीक्षण करने स्वयं गए और उन्होंने बाहर आकर कहा, इस महल को आग लगा दी जाए। वास्तव में जब चाणक्य ने नए राजमहल का निरीक्षण किया तो उन्होंने जमीन पर कुछ चींटियों को अनाज के दाने लेकर चलते हुए देखा था, और वो समझ गए थे कि दाल में कुछ काला अवश्य है। दरअसल महल के तहखाने में काफी मात्रा में सैनिकों का जमावाड़ा था और उनके खाने पीने के लिए काफी रसद तहखाने में जमा थी। वहीं से ये चींटियां अनाज के दाने लेकर महल के फर्श पर इधर उधर घूम रही थी, जिन्हें देखकर चाणक्य ने आने वाली मुसीबत को पहले से ही समझ लिया था। जब उस महल को जलाया गया तो पता चला कि तहखाने में काफी सैनिक जमा थे जो सम्राट चंद्रगुप्त की हत्या करने के लिए भेजे गए थे, और इन्हें भेजा था भूतपूर्व सम्राट धनानंद के निष्कासित प्रधानमंत्री राक्षस के द्वारा। राक्षस नाम का यह मंत्री हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य के प्राण लेने के कोई ना कोई तरीके ढूंढता ही रहता था, जिन्हें समय समय पर चाणक्य अपनी नीतियों से विफल कर देते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाणक्य हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विषाक्त भोजन तैयार करवाते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी रानी दुर्धरा को यह बात मालूम नहीं थी। एक बार प्रेमवश रानी दुर्धरा ने चंद्रगुप्त मौर्य का जूठा भोजन ग्रहण कर लिया, जिस कारण उनके प्राणों पर संकट बनाया। रानी दुर्धरा उस समय गर्भवती थी और चाणक्य नहीं चाहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य की होने वाली संतान किसी संकट में पड़ जाए, इसलिए उन्होंने रानी दुर्धरा का पेट चीरकर बालक को बाहर निकाल लिया था। यही बालक आगे चलकर सम्राट बिंदुसार बना। विष के प्रभाव से इस बालक के माथे पर एक निशान उभर आया था, जिस कारण इसका नाम बिंदुसार पड़ा। धनानंद का नाश करने के बाद चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी कर ही ली थी, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त का साथ तब तक दिया जब तक चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का साम्राज्य बर्मा से लेकर ईरान तक नहीं फैला लिया। इसके बाद चाणक्य का मन राजकाज में कम लगता था। चाणक्य के बताए हुए रास्ते पर चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल भारतीय साम्राज्य खड़ा कर लिया था। चंद्रगुप्त का प्रायः संपूर्ण राज्यकाल युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तार करने में ही बीत गया। अपने अंतिम दिनों में सम्राट चंद्रगुप्त जैन मुनि हो गए थे और वह राजकाज छोड़कर स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोल चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका राज्यकाज संभाला उनके पुत्र सम्राट बिंदुसार ने। निश्चित रूप से बिंदुसार भी एक बहुत योग्य सम्राट थे। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा करने के कारण चाणक्य ही थे, लेकिन चाणक्य हमेशा एक कुटिया में ही रहे। उन्होंने हमेशा सादा जीवन जिया। वे बिंदुसार का भी मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन चाणक्य ने एक दिन सम्राट बिंदुसार से कहा कि एक मंत्री जिनका नाम सुबंधु है, उनको वह अपने सलाहकार के रूप में रख लें, क्योंकि अब चाणक्य शांतिपूर्वक अपनी कुटिया में ही जीवन व्यतीत करना चाहते थे। दुख की बात यह है कि सुबंधु चाणक्य से मन ही मन ईर्ष्या भाव रखते थे। एक दिन सुबंधु ने सम्राट बिंदुसार को बताया कि चाणक्य के कारण ही उनकी माता की मृत्यु हुई थी। वे चाणक्य पर इतना अधिक विश्वास ना किया करें। सम्राट बिंदुसार चाणक्य के बारे में यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए।
अब वह मन ही मन चाणक्य से घृणा करने लगे और चाणक्य से दूरी बनाकर रहने लगे। चाणक्य अब तक काफी वयोवृद्ध हो चुके थे। सम्राट बिंदुसार के यहाँ भावी शासक अशोक का जन्म हो चुका था और कुछ समय के लिए अशोक को भी चाणक्य का सानिध्य प्राप्त हुआ था। इधर चाणक्य को भी पता था कि सम्राट बिंदुसार अब उन्हें अधिक पसंद नहीं करते हैं। चाणक्य अब काफी वयोवृद्ध हो चुके थे। चाणक्य ने अब सोचा कि अब राजकाज में मेरा मन नहीं लगता है, मैं उपवास के द्वारा अपने प्राणों का अंत कर लेता हूँ। इसी बीच सम्राट बिंदुसार को यह बात पता चली कि उनकी माता का पेट काटकर उन्हें पैदा करने में चाणक्य का हाथ अवश्य था, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते तो शायद बिंदुसार भी जीवित नहीं बचते और उन्हें सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा विष वाला भोजन करना और उनकी माता द्वारा झूठा भोजन ग्रहण करने की पूरी कहानी जब पता चली तो चाणक्य के प्रति किए हुए अपने व्यवहार पर वे बहुत लज्जित हुए। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर चाणक्य नहीं होते तो शायद वे भी जीवित नहीं होते। सम्राट बिंदुसार ने सुबंधु को बुलाया और कहा कि वे चाणक्य के पास जाएं और उनसे कहें कि वह उपवास द्वारा अपने प्राण त्यागने का विचार त्याग दें। उन्होंने सुबंधु से यह भी कहा कि चाणक्य से कहें कि सम्राट बिंदुसार को चाणक्य की आवश्यकता है और उनके बिना वह अपना राजकाज नहीं चला सकते। सुबंधु ने जब सम्राट बिंदुसार की ये बातें सुनी तो उसने जो आज्ञा महाराज कह तो दिया, लेकिन मन ही मन वह ईर्ष्या से जल उठा और उसने चाणक्य को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। चाणक्य जानते थे कि सुबंधु उनके प्राणों का शत्रु हो गया है। सुबंधु ने चाणक्य की हत्या करने के लिए चाणक्य की कुटिया में आग लगा दी, लेकिन चाणक्य छोड़ गए उसके लिए एक रहस्यमय शापित संदूक जिसमें 100 ताले लगे हुए थे। सुबंधु ने जब उस संदूक को देखा तो उसे लगा शायद इसके अंदर अनमोल रत्न भरे हुए होंगे और उसने यह संदूक खोल दिया। संदूक खोलते ही उसे एक तीव्र सुगंध का एहसास हुआ। दरअसल यह एक श्रापित सुगंध थी। इस तीव्र सुगंध को सूंघते हुए उसने जब संदूक पर गौर से देखा तो उसके अंदर एक संदेश खुदा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, जो कोई भी इस सुगंध को सूंघ रहा है या तो वह एक सन्यासी हो जाए या फिर उसे मृत्यु का सामना करना होगा। सुबंधु ने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसे भ्रमित करने के लिए कोई जाल रचा गया है। फिर भी उसने संदूक की सुगंध का प्रयोग एक दूसरे मनुष्य पर करना उचित समझा। उसने एक दूसरे मनुष्य से इस संदूक को खोलने के लिए कहा और फिर उसे वह भोजन कराया जो कि सन्यासियों के लिए वर्जित था। वह मनुष्य देखते देखते मर गया, जिससे सुबंधु के मन में एक अनजाना भय उत्पन्न हो गया और उसने सन्यासी हो जाना ही उचित समझा और एक भिक्षुक का जीवन बिताने के लिए वह वहां से निकल गया ताकि उसे मृत्यु का सामना ना करना पड़े। साथियों, चाणक्य की मृत्यु ईसा से 283 वर्ष पूर्व मानी जाती है। इनकी मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। अधिकांशतः यह माना जाता है कि सुबंधु द्वारा लगाई गई अग्नि में चाणक्य के भी शरीर का अंत हो गया था, जबकि यह भी कहा जाता है कि चाणक्य ने उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। मित्रों, जब चाणक्य का जन्म हुआ था तो यह सामान्य बालकों की तरह नहीं थे। जन्म के समय से ही इनके मुंह में पूरे दांत मौजूद थे। मित्रों, चाणक्य का बचपन बहुत ज्यादा दरिद्रता में बीता था, लेकिन वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और एक होनहार छात्र थे। पढ़ाई लिखाई में उनकी गहरी रुचि थी। चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, दवा और ज्योतिष जैसे कई विषयों की अच्छी और गहरी जानकारी थी। वे कई गूढ़ विद्याएं भी जानते थे। उन्हें वेदों का और साहित्य का अच्छा ज्ञान था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक बन गए थे। दोस्तों, 2 चीजों ने चाणक्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। एक तो सिकंदर का आक्रमण और दूसरा धनानंद द्वारा किया गया अपमान। इन्हीं कारणों से कौटिल्य ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया था और उन्होंने शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने के स्थान पर शासकों को शिक्षित करने और उचित नीतियों को सिखाने का फैसला लिया था। तो मित्रों, चाणक्य के बारे में आपको यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।